नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक संस्थाएं के बारे में। आपने पढ़ा होगा तीन चार तरह के संस्थाएं होते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, कुछ सिक्योरिटी बॉडी होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। तो आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, यानी संवैधानिक संस्थाएं के बारे में, कौन कौन से बॉडी इसमें आते हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कौन से बॉडी हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब आदि। तो चलिए इसके डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, क्या है इसका डिफिनेशन। वैसी संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं हैं जो सीधा संविधान से, जिसका स्थापना संविधान में किया गया है, वैसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। देयर पावर मतलब इनकी शक्तियाँ, स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट और कंपोजिशन और इसके कार्य भारत के संविधान में सीधा इसका वर्णन है। तीज बॉडी वर्ग, इस तरह की जो बॉडीज है के किस तरह पे कार्य करती है, तो डेमोक्रेसी मतलब कि अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी बोले तो ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी, समानता और गुड गवर्नेंस के तौर पे काम करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो और आगे चलते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज वन विच इज मेंशन इन द पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसी बॉडी है जिसका सीधा सीधा संविधान में वर्णन है, जिसको सीधा शक्तियाँ मिलती है संविधान से, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा सीधे स्थापित किया गया है। इसकी संरचना, अधिकार, कार्य और स्वतंत्रता संविधान में ही निर्धारित है। इसका उद्देश्य देश में लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बनाए रखना है, यानी कि गुड गवर्नेंस को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती हैं जिसका उल्लेख और अधिकार स्वयं भारतीय संविधान में दिया गया हो, ऐसी संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इसमें आता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, जो कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एंड स्टेट लेजिस्लेटर यानी कि जो विधानसभा की चुनाव होती है उसके। तो इलेक्शन कमीशन किस किस चुनाव को देखता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन किस किस चुनाव को देखता है, यहाँ पे देख लीजिए। लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, जो हमारे राज्यों में विधानसभा की चुनाव होती है उसको चुनाव करने की जिम्मेदारी किसको है, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 324 से 329 में है। अब हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की। इसका आर्टिकल 315 से 323 तक है और क्या करता है, कंडक्ट एग्जाम फॉर रिक्वायरमेंट फॉर टू ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज। राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना, सरकार की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना। अब हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एसपीएससी। इसका भी आर्टिकल 315 से 323 है। ये भी तो ये क्या करता है, केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं उसकी राज्य सरकार की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है कौन, एसपीएससी। अब बात करेंगे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का वर्णन आर्टिकल 280 में है। क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश करना। जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है केंद्र और राज्य के बीच, वो कौन, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, फाइनेंस कमीशन की। अब हम आगे चलेंगे कैज यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैज, इसका कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 148 से 151। ये क्या करता है, सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। जो एक्सपेंडिचर होता है उसको एग्जामिन करता है। कौन करता है, तो कैच करता है। अब हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आर्टिकल 76 में है। क्या करता है, भारत सरकार के प्रमुख विधि सलाहकार है, चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में है इसका वर्णन। आगे देखते हैं।
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का जो चीफ लीगल एडवाइजर है यानी कि मुख्य कानूनी सलाहकार है, विधिक सलाहकार है, वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। राज्य में सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन है? राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है। ये क्या करता है? अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करता है। आप पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338 में ये अनुसूचित जनजातियों की हितों की रक्षा करता है। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका बना है आर्टिकल 338 में। याद रखिएगा, एससी के लिए आर्टिकल 338 और एसटी के लिए आर्टिकल 338 है और बीसी के लिए आर्टिकल 338 बी। ये पिछड़ा वर्गों की हितों की रक्षा करता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक बोले तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, इसका वर्णन है आर्टिकल 350 बी में। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अब 12 में देखेंगे जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद, इसका वर्णन है आर्टिकल 279 ए में। क्या करता है? जीएसटी दरों और नीतियों की सिफारिश करना। 13 में फाइनेंस कमीशन फॉर स्टेट, राज्य वित्त आयोग, आर्टिकल 243 आई में रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड रिकमेंड्स रिसोर्स शेयरिंग। आगे देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 243 के में है। ये क्या करता है कि जो पंचायत से और नगर पालिका से रिलेटेड जो चुनाव होता है उसको देखता है। और इलेक्शन कमीशन किसके चुनाव की जिम्मेदारी है? तो लोकसभा की, राज्यसभा की और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो राज्य विधानसभा में चुनाव होती है उसकी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो पंचायत होता है और म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका के चुनाव होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टेट इलेक्शन यहाँ हो गया, ये पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी इसके पास है। अब पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 243 से 243 ओ में है, 73 है यानी कि ये ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सुनिश्चित करता है। अब म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका संस्थाएं, इसका वर्णन आर्टिकल 243 बी से 243 जेड में है। 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था ये 73rd अमेंडमेंट। और ये क्या करता है? नगर स्तर पर लोकतांत्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियाँ, आर्टिकल 243 जेड से 243 जेड टी में है। 97th अमेंडमेंट के द्वारा लाया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और नियंत्रित करता है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। टोटल कितना? 70 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दे आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ संविधान द्वारा बनाया गया है। नोट बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि पार्लियामेंट के किसी लॉ द्वारा नहीं। और दे इंश्योर, ये क्या सुनिश्चित करता है? डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे सिक्योरिटी बॉडी, जो उसमें जो मेन है उसको डिस्कस करेंगे। और इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जितने भी मेन बॉडी है उसको भी अलग से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तभी तो आगे आप लोग को एजुकेशन दे पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।